अपने तुर्किश जमहूरियत का आईडी कार्ड रिसीव करने के बाद आप लोग सेम वेबसाइट के ऊपर ही अपने पासपोर्ट्स के लिए दोबारा से अपॉइंटमेंट बनाते हैं और सेम ऑफिस में दोबारा जाके पासपोर्ट के लिए फिंगरप्रिंट होता है। फिंगरप्रिंट करने के साथ आपके पासपोर्ट की एप्लीकेशन लॉन्च हो जाती है और 5 से 7 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट भी आपके दिए गए हुए एड्रेस के ऊपर आ जाता है। ये एक जनरल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में कहीं पे भी कोई ताख़ीर नहीं होती है। जहाँ कहीं पे ताख़ीर होनी है वो आपकी खरीदारी के मामले में या आपके लीगल किसी डॉक्यूमेंट की शॉर्टेज होने में या आपके लीगल एसोसिएट का फ़ॉलो अप ना करने की बुनियाद पर होती है। या आपने जो खरीदारी की है उसमें कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो गए, उसकी वजह से इन सारे मामलात में ताख़ीर होती है। सिटीज़नशिप आपकी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेचुलेशन। जैसा कि मैं इस एक्सपीरियंस से सारे से खुद गुज़रा हूँ, तो मेरे साथ उसके बाद क्या हुआ? इट इज़ नॉट फिनिश्ड हियर। यहाँ पे हमारी जॉब खत्म नहीं हुई है। आगे का भी प्रोसेस है। चूँकि बीइंग पाकिस्तानी तुर्किश गवर्नमेंट के साथ हमारा ड्यूल नेशनैलिटी का एग्रीमेंट नहीं है, फॉर दैट सेक वी हैव टू गो टू द पाकिस्तान कॉन्सुलेट या पाकिस्तान एम्बेसी जो भी नियरेस्ट आपके हो, वहाँ पे जाना पड़ेगा। मैं इस्तांबुल की पाकिस्तान एम्बेसी में गया और वहाँ पे जाके जिस वक़्त मैंने अपनी सिटीज़नशिप डिक्लेयर की, तुर्किश सिटीज़नशिप डिक्लेयर की, तो उन्होंने मुझे कहा कि अब आपको पाकिस्तान की नेशनैलिटी जो है वो सरेंडर करनी पड़ेगी। So we have to surrender our Pakistan nationality. We cannot keep two passport. We can keep only one passport. और जो पुराना हमारा आईडी कार्ड होता है वो कैंसिल हो गया, वो कैंसिल करवाना पड़ गया और उसके साथ उन्होंने मुझे पाकिस्तान ओरिजिन का एक नया आईडी कार्ड इशू किया। उसको यहाँ पे पीओसी बोला जाता है। पीओसी कार्ड बेसिकली पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड उन पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए जो पहले किसी वक्त में पाकिस्तान नेशनल थे और उनकी कोई और सिटीजनशिप हो गई है, अब वो पाकिस्तान नेशनल नहीं रहे, लेकिन पाकिस्तान में उनकी हेरिटेज है, तो वहां पर आने जाने की सहूलत के लिए वीजा के बगैर, बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए, वहां पर रहने के लिए लंबे अरसे के लिए बगैर वीजा की प्रॉब्लम के, तो ये 7 साल की मुद्दत का एक पाकिस्तान ओवरसीज कार्ड होता है जो हुकूमत पाकिस्तान ने मुतारफ करवाया हुआ है, वो लेना पड़ता है। उसकी फीस आपकी एम्बेसी कॉन्सुलेट में मुख्तलिफ मुल्कों के हिसाब से मुख्तलिफ होती है। इस्तांबुल में या तुर्की में हमने अदा की है एक $120 पर कार्ड के हमने अदा किए हैं। तो ये जिस वक्त आप अदा कर देते हैं तो उसके 10-15 दिन के बाद वो कार्ड मिल जाता है। नाउ इट इज ऑल डन। अब आपकी जॉब जो है वो पूरी हो चुकी है। अब आप पाकिस्तान के लिए ट्रैवल करेंगे तो वो पीओसी कार्ड के साथ करेंगे और आपके पुराने पासपोर्ट जो है वो कैंसिल हो चुके हैं। कुछ चीजें हैं जो अंडरस्टैंड करने वाली हैं वो ये हैं कि तुर्किश सिटीजनशिप विद द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इट इज द मैटर ऑफ नाउ और नेवर। आप अब कर लेंगे तो अब हो जाएगा, बाद में ये नहीं होगा। एज पर द लॉ, एज पर द लेजिस्लेशन, जो $4 लाख वाला कैप है वो अब $6 लाख पे जा रहा है। तो इट विल बी ऑलरेडी टू मच एक्सपेंसिव। तुर्किश रियल एस्टेट मार्केट जो है वो अप्रिशिएट हो रही है या डेप्रिशिएट हो रही है, इट्स अनदर डिस्कशन। लॉजिकली अगर आपकी खरीदारी जो है वो ठीक है, आपकी खरीदारी एज पर द मार्केट है और आपने रियल एस्टेट एजेंट्स के फंदे में फंस के किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में अपनी जान नहीं फंसाई, तो यू विल बी ऑलवेज इन अ विन विन सिचुएशन। और अगर आप किसी भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर बैठे हैं तो अल्लाह आपका हाफिज है, इट विल बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो खरीदारी करने से पहले हमेशा अच्छे तरीके से अपनी रिसर्च कीजिए। पेटेंट लोगों से अपनी अपॉइंटमेंट का टाइम लीजिए, उनसे मुलाकात का वक्त लीजिए, उनकी कंसल्टेशन फीस अदा कीजिए और डायरेक्ट जाके उनके साथ उनकी मावनत के साथ या किसी तर्जुमान को हायर कर लीजिए। मेरे यहाँ बहुत से माशाल्लाह बुजुर्ग साथी भी आते हैं, कारोबारी दोस्त भी आते हैं, जो समझदार होते हैं वो हमेशा तर्जुमान अपने साथ रख लेते हैं। आपकी जो सबसे बड़ी मोहताजी है वो तो आपकी तर्जुमानी की है। तो आपका तर्जुमान आपका वकील भी हो सकता है, आपका तर्जुमान एक ट्रांसलेटर भी हो सकता है, आपका तर्जुमान आपका कोई कॉन्फिडेंट साथी भी हो सकता है। सो वट एवर यू डू, वट एवर द एसोसिएट यू सिलेक्ट, मैं आपको हमेशा यही कहूंगा कि आप उसके साथ बात तय करके चलें और उसकी फीस तय करके चलें। हर चीज को खरीदारी करने से पहले डबल वेरीफाई कीजिए। लेकिन एक बात समझने के काबिल है वो ये है कि तुर्किश रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के जरिए आप हर किस्म की फजूलियात से बच के डायरेक्ट पासपोर्ट पर आ जाते हैं, विच इज़ अ वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी। बेयरिंग इन माइंड के इस टाइम जितने भी बल्कान कंट्रीज हैं, जिसमें सर्बिया है, बोस्निया हर्जेगोविना है, मोंटेनेग्रो है, अल्बानिया है, कोसोवो है, ये सब यूरोप के लिए और शेंजन के लिए वीजा से यानी वीजा के बगैर है।
तुर्की यूरोपियन यूनियन का कैंडिडेट मेंबर ज़रूर है, एप्लीकेंट और कैंडिडेट मेंबर है, लेकिन यूरोपियन यूनियन में कब आता है, नोबडी नोज़, वी डोंट नो स्टिल, यानी इट माइट टेक मोर टाइम, बट वीज़ा फ्री कंट्रीज़ की लिस्ट में बाकी बल्कान कंट्रीज़ की तरह कब आ जाता है, इट विल बी वेरी सून इंशाल्लाह। सो इट इज़ नाउ एंड नेवर काइंड ऑफ स्टेज। रियल एस्टेट में ज़रूर इन्वेस्टमेंट कीजिए, सोच समझ के कीजिए, और खरीदारी करने से पहले हर मामला को डबल चेक कीजिए। अगर आपको मेरी किसी किस्म की भी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं हाज़िर हूँ। मैं एक बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ, और तुर्की में इस्तांबुल में मेरी लॉ फर्म भी है। मेरे एसोसिएट्स हैं जिनका एक्सपीरियंस 30-35 ईयर्स प्लस है लॉ की फील्ड में और बिजनेस कंसल्टेशन की फील्ड में, एज वेल एज माई ओन एक्सपीरियंस इज मोर देन 15 ईयर्स। तो यहाँ पर हम हर किस्म की आपकी सर्विस करने के लिए हाजिर हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मास्टर।